नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। देश को आज एक प्रधानमंत्री संग्रहालय मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके जरिए सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद किया जा रहा है। लेकिन आज इसी देश में एक और तस्वीर भी सामने आई है, जहां सरकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाई जा रही है। ये कहां हुआ, क्यों हुआ, ये आगे बताएंगे। लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि मोदी विरोध के नाम पर देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का डंका अब पूरी दुनिया में बजता है। मोदी सरकार भारत के हितों के लिए दुनिया में दो टूक बात करने में पीछे नहीं हटती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तर डायलॉग के लिए इसी हफ्ते अमेरिका में थे। वहां जयशंकर के दो बयानों ने अमेरिका और यूरोप को बैकफुट पर खड़ा होने को मजबूर कर दिया है। एक बयान में रूस से तेल की खरीद पर भारत को नसीहत देने वालों का जवाब था। दूसरे बयान में जयशंकर ने अमेरिका को मानव अधिकारों पर आईना दिखाया। क्या न्यू इंडिया में ये मोदी का पावर है, जिससे भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है, फिर भी मानव अधिकार और लोकतंत्र के नाम पर भारत के सामने दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए और दुनिया को ज्ञान बघारने का मौका क्यों मिल जाता है? क्या मोदी विरोधी इस वक्त इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो देश की जो उठता हुआ कद है उसकी तारीफ ना करके प्रधानमंत्री का अपमान करने में विश्वास रखते हैं? आज पब्लिक के सवाल उठाऊं उससे पहले आज 3 बड़ी खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में फंसे कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा इस्तीफा देंगे। ईश्वरप्पा ने आज खुद इसकी घोषणा कर दी। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने सोमवार को जहर पीकर जान दी थी। आरोपों के मुताबिक ईश्वरप्पा ने सरकारी ठेके में 40% कमीशन का दबाव डाला था। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इस वक्त 43 अरब डॉलर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे दिया है। ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एलन मस्क के साथ इस ऑफर की समीक्षा करेंगे। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने का न्योता ठुकराया था और अब उसी कंपनी को खरीदने की बात कर रहे हैं। 2022 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी आज हुई। अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मुंबई में शादी की। दोनों ने परिवार की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। शादी का समारोह रणबीर के घर पर हुआ था, जिसका नाम है वास्तु, मुंबई के पाली हिल इलाके में। अब से कुछ ही मिनट पहले रणबीर और आलिया भट्ट दोनों बाहर आए। मीडिया के सामने उन्होंने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार लिया, आशीर्वाद लिया लोगों का और हंसते हुए नजर आए। 2 दिन से इस शादी की रस्में चल रही थी। कल मेहंदी थी, शाम को संगीत का कार्यक्रम हुआ और अब से थोड़ी देर पहले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट सामने आए। मेहंदी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये अब शादी जो अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है, इसकी तस्वीरें हैं जब रणबीर और आलिया भट्ट दोनों बाहर आकर मीडिया के सामने हंसते हुए नजर आए। लहंगा मनीष मल्होत्रा का और ये रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को उठाया और वापस घर के अंदर चले गए। ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं और थोड़ी देर पहले बॉलीवुड का बड़ा कपल बस शादी के बंधन में बंध गए। और अब सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी राज्य का नहीं होता, लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
उस पर क्या यह सवाल नहीं उठता कि प्रधानमंत्री के पद को राजनीतिक बाउंड्री में सीमित करने की कोशिश हुई? तमिलनाडु के तंजावुर में सरकारी कार्यालय में पीएम मोदी की तस्वीर डीएमके कार्यकर्ता के दबाव में हटाई गई। उस डीएमके कार्यकर्ता की पत्नी वहां लोकल बॉडी की प्रमुख है। संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाने की तस्वीर उस दिन सामने आई जब दिल्ली में सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय खुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय को बनाने के लिए खुद पहल की थी। उन्होंने ना राजनीति की, ना उसकी परवाह की, ना विचारधारा की और इस संग्रहालय को साकार होने दिया। लेकिन देश में होने वाली छोटी छोटी राजनीति विदेशी ताकतों को भारत के खिलाफ मौका देती है। कभी इसमें हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर, तो कभी इस वजह से कि विदेश नीति हमारी सही नहीं है। इसी हफ्ते अमेरिका में भारत के खिलाफ कूटनीतिक दादागिरी करने की नाकाम कोशिश हुई। दरअसल अमेरिका और यूरोप रूस के बॉयकॉट की डींगें हाँकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए वो उसके साथ संपर्क भी नहीं तोड़ते हैं। हाँ, कल तक रूस से तेल ना खरीदने का दबाव भारत पर डाल रहे थे, लेकिन अमेरिका में ही अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में भारत ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती तक बंद हो गई। सुनिए विदेश मंत्री का एस जयशंकर का ये बयान। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. सुनिए विदेश मंत्री जी ने क्या कहा और किस तरह आईना दिखाया अमेरिका को। जयशंकर ने रूस से तेल की खरीद पर अमेरिका और यूरोप को टका सा जवाब दिया, लेकिन भारत पर दबाव कैसे बनाया जाए? पश्चिमी देशों के पास इसका एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था भारत को मानव अधिकार पर घेरना। जयशंकर ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस से तेल खरीद का सच सामने रखा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के मानवाधिकारों पर अमेरिका की नजर है। वहां तो जयशंकर चुप रहे, लेकिन अगले ही दिन मानवाधिकारों वाला अमेरिका का घुड़की पर भारत का सॉलिड जवाब आ गया। Human rights issue. No, we did not discuss human rights during this meeting. People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country. भारत जब सुपर पावर को कड़ा जवाब दे रहा है, तब आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान याद दिलाती हूं। 2020 में लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जब भारत का तनाव चरम पर था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लेकिन क्या मोदी के न्यू इंडिया की इस ताकत को विपक्ष जानबूझकर नजरअंदाज करता है? तंजावुर में डीएमके कार्यकर्ता के दबाव की जगह से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हटाई गईं। उस डीएमके कार्यकर्ता की पत्नी लोकल बॉडी की चीफ है। तो आज सवाल पब्लिक का ये उठता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय खोलते हैं, प्रधानमंत्री
बाकी पहले के पूर्व प्रधानमंत्रियों की उनकी एक तरह से आदर करते हैं, और इस संग्रहालय में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में है। और दूसरी तरफ इस देश के विपक्ष के निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, चाहे वो तस्वीर हटाने का वाकया हो या उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाने का वाकया हो। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, मोदी विरोध में प्रधानमंत्री पद का अपमान क्यों? मानव अधिकार पर भारत को लेक्चर मोदी के अंध विरोध का नतीजा है। और सवाल नंबर 3, भारत विरोधी एजेंडाधारियों को जवाब से भारत बनेगा मजबूत। यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयंत सिन्हा, सांसद हैं बीजेपी के, राशिद आलवी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक, सुशांत सरीन विदेश मामलों के विशेषज्ञ, और आनंद रंगनाथन लेखक हैं और प्रोफेसर भी हैं जो जेएनयू में पढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल जाता है राशिद आलवी जी के पास। राशिद आलवी जी, क्यों कांग्रेस पार्टी को इतना मुश्किल लगता है कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना? जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया अमेरिका को और यूरोपीय देशों को, आपको लगता है कि कभी भी कांग्रेस के समय में इस तरह का जवाब दिया गया था? मुझे आपकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आप कहना चाहती हैं कि कांग्रेस के ज़माने में दबे हुए रहते थे, मोदी जी के ज़माने में जवाब दे रहे हैं। देश का पहला प्रधान, दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाके एक वर्कर की तरह ट्रंप की पब्लिक मीटिंग में कहता है कि आपकी बात ट्रंप सरकार। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया ऐसा, और शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। उसी का आज नतीजा है कि उनकी हिम्मत बढ़ी। और आपसे मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों खामोश रहे? जब वहां का फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, और उसने कहा दोनों के दस्तखत से हुआ है, वी शुड बी कमिटेड टू प्रोटेक्ट। इसका मतलब हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे, ना हम कम्युनल हार्मनी को कर रहे हैं, ना ह्यूमन राइट्स को कर रहे हैं, ना अपनी डेमोक्रेसी को कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा कि वहां पे ह्यूमन राइट्स के कितने वायलेशन होते हैं। क्यों नहीं बोले हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस मामले में? तो जयशंकर साहब ने कहा तो, और वो इसी बात पर इशारा कर रहे थे कि उसी दिन न्यूयॉर्क के पास दो सिखों पर हमला उन्होंने उस वक्त नहीं कहा, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उस वक्त का मतलब तो ये था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और अमेरिका की धरती पर कहा, अमेरिका की धरती पर कहा, अगले दिन कहा। अरे मोहतरमा, अमेरिका की धरती पे किसी फॉरेन मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है कि वहां की धरती पे किया। और आपसे एक बात और कहूंगा मैं, सुनिए मेरी पूरी बात, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। अभी जनवरी के महीने के अंदर वहां के मिसेज हुसैन ने, जो पार्लियामेंट की मेंबर है, उन्होंने ये मसला उठाया। फरवरी के अंदर 4 पार्लियामेंट सेनेटर्स ने, आप कहें तो मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं, मैं उनके नाम आपको बता सकता हूं, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे और दलितों पे ज्यादती हो रही है। क्यों भारत सरकार खामोश रहती है? यूनाइटेड नेशंस का जो अलहदा से एक यूनिट है, वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लगातार हम पर हमले हो रहे हैं और हम हमेशा खामोश तमाशाई बने रहते हैं। हम कभी अमेरिका को आप खामोश तमाशाई कहाँ है राशिद आलवी साहब? आप ही के सोच रखने वाले लोग तो ये तमाशा बनाते हैं देश का, पूरे दुनिया में, क्योंकि
आप ही की बातें, राहुल गांधी की बातें पाकिस्तान इस्तेमाल करता है यूएन में, आप शायद भूल रहे हैं। तो जयंत सिन्हा जी आप क्या जवाब देंगे राशिद अल्वी जी को, जिनका कहना है कि उस वक्त तो चुप रहे विदेश मंत्री, बाद में बोले, तो ये जो उनका बयान है ये दर्ज ही नहीं होगा, जो उनको कहना चाहिए था वो एंटनी ब्लिंकन के सामने कहना चाहिए था। जवाब दीजिए राशिद अल्वी साहब। नमस्कार नाविका जी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो आलोचना करें, विरोध करें, चाहे वो विदेश के हों प्रतिनिधि या हमारे देश के हों। लोकतंत्र है, जो मन में आए आप बोलिए। लेकिन, और ये लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन है, लेकिन ये है कि आज देश की प्रतिष्ठा और देश की अर्थव्यवस्था चरम सीमा पे है, और जो आज हम लोगों को दर्जा दिया जा रहा है, जो आज हम लोगों की सलाह ली जा रही है, वो कभी हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। और इसलिए हो रही है बात नविका जी हम लोगों की इस प्रकार से, क्योंकि आज सब लोग मानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विदेश मंत्री जी ने इस यूक्रेन के संकट के समय भारत की स्थिति और परिस्थितियों को संभाला है, हमारे पक्ष को रखा है, वो कभी नहीं किया गया है। और आज के समय लोग समझ रहे हैं कि भारत एक जिम्मेवार और एक शक्तिशाली एक पावर है, और हमारी बात सुननी चाहिए, और जो हमारे हित हैं उनको भी समझना चाहिए। और इसलिए जो हमारा लक्ष्य है वो हमने स्पष्ट किया, हमारे आदर्श जो हैं उन्हें हमने स्पष्ट किए। हमने कहा कि सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, कोई भी हिंसात्मक अगर कोई प्रहार होता है उसकी आलोचना की जाए। ये सब सिद्धांत हैं, ये कायम है, बरकरार हैं, लेकिन तब भी हमें अपने राष्ट्रीय हित की हमको सुरक्षा करनी चाहिए। और इस बैलेंसिंग एक्ट को, इस संतुलन को जिस प्रकार से कुशलता से हम लोगों ने संभाला है, इसका कोई, मैं समझता नहीं हूं, मुकाबला है विश्व में। और लोग हमारी जो बातें हैं समझ रहे हैं, हमारी बातों का कदर कर रहे हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विदेश मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि इस संकट की समय में भी उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को और बेहतर बनाया है और दुरुस्त बनाया है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप प्रोफेसर हैं, आप इन चीजों में रुचि रखते हैं और आप फॉरेन अफेयर्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। क्या प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग्स दुनिया में सबसे ऊपर नहीं है? 78%, जबकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की 42%, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन की 38%, बोरिस जॉनसन 32%। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस देश में तो डेमोक्रेसी नहीं है। अभी 11 मार्च को राहुल गांधी का ये ट्वीट था। इसके अलावा मानव अधिकारों की जब बात होती है तो हेट क्राइम्स इन यूएस, जो लेक्चर दे रहा था भारत को, हेट क्राइम्स इन यूएस, एंटी ब्लैक हेट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। 3000 इस वक्त लेटेस्ट नंबर जो हैं वो दिखा रहे हैं, पहले ये 2000 से कम थे। अगर आप देखें एंटी वाइट तो ये 1000 हेट क्राइम्स रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप एंटी लटीनो देखें तो ये 500 से ऊपर हैं। एंटी एशियन देखें तो 300 के करीब हैं। ये नहीं नजर आ रहा अमेरिका को, लेकिन अमेरिका दबाना चाहता है भारत को, क्योंकि रूस से ऑयल ना खरीदे और बिल्कुल आंखें बंद करके अमेरिका के बताए हुए रास्ते पे चल सके। और इसी बात का जवाब दिया है जयशंकर साहब ने, लेकिन कांग्रेस कन्विंस्ड नहीं है। क्यों? नमस्कार नाविका, पहले तो आप और सुशांत सरीन जी और देश के सारे पंजाबियों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक तमिल भाषी की तरफ से पुथांडु की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा एज अ लेमैन, नॉट एज एन एक्सपर्ट, कि जैसे कहते हैं ना, स्पाइन ऑलवेज ग्रोज इन द बैक दैट इज अगेंस्ट द वॉल। तो ये नया इंडिया है, एंड आई होप ये कंटिन्यू रहे आगे। एंड दिस इज, नाविका जी माफ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, बट दिस इज अ फार क्राई 8 साल पहले, जब प्रेसिडेंट ओबामा, मुझे अभी तक याद है, 2015 में आए थे और उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में ये एड्रेस दिया था और हमें सीख दे के चले गए कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उसकी मुझे चिंता है, जो क्रिश्चियन अंडर अटैक है उसकी हमें चिंता, और हम चुप साधे रहे। मोदी जी भी चुप रहे, प्रेसिडेंट भी चुप रहे, बाकी सारे लोग चुप रहे। वो दिन है और आज का दिन है जब हम वॉशिंगटन में जाके उनसे बोल रहे हैं, अगर तुम्हें हमारे बारे में बात करनी है इंटरनल मैटर की, तो हम भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने आंकड़े दिए
2015 में मैं आपको आंकड़े बता दूं, 2012 में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, 2.5 लाख 2.7 लाख वायलेंट हेट क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज हैपेंड इन अमेरिका। अगर आप उसको डिवाइड करें तो 30 वायलेंट हेट क्राइम अटैक्स एवरी आवर ऑफ एवरी डे ऑफ एवरी ईयर अंडर ओबामा। और ये आके हमें बता के चलेगा और हम चुप रहे। तो हम सीखे हैं, और इसमें दो चीजें हैं। मैं उन डिप्लोमैट्स में, सुशांत पाजी अगर मुझसे वाकिफ हो ना हो, मैं एग्री करें नहीं, मैं उनकी बात की बहुत वैल्यू करता हूं, लेकिन मैं ये जो डिप्लोमैट्स कहते हैं कि किसी और देश के इंटरनल मैटर पे कमेंट ना करें, मैं इस मामले में यकीन नहीं रखता। हमें कमेंट करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फाइनेंशियली और मिलिटरीली, लेकिन कमेंट करें। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम देश को बताएं या दुनिया को बताएं कि चाइना में अभी 1.5 मिलियन मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उगर मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद है, उनको पोर्क दे रहे हैं। क्या ये राशिद अल्वी साहब देश को और दुनिया को नहीं बताना चाहते चाइना क्या कर रहा है? ये उनका इंटरनल मैटर कह के हम हट जाए, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन जब पैलेस्टीन और रोहिंग्या का होता है तब उनको इंटरनल मैटर याद नहीं आता है, लेकिन चाइना बड़ा भाई है उनका याद आता है। तो हमें हर चीज डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन बाहर के देशों को यह भी बता दूं कि अगर आप हमारा इंटरनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपका भी करेंगे। हम आपके भी वायलेंट हेट क्राइम्स, माइनॉरिटी क्राइम जो भी है, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शनिंग जुडिशरी है, हमारे पास एक रोबस्ट ऑपोजिशन है। राशिद अल्वी साहब और ये सारे लोगों ने जितना फेक नैरेटिव फैलाया है पिछले 8 साल में कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, इंटॉलरेंस आ रहा है, ये सब जब भी इंटॉलरेंस आता है सिर्फ इनको बीजेपी और बीजेपी रूल स्टेट्स में दिखता है, राजस्थान में नहीं दिखता है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता है, अभी जो बंगाल में चल रहा है वो नहीं दिखता है। तो सारा का सारा इंटॉलरेंस मोदी के माथे पे ठोक देते हैं। दूसरी बात, अमेरिका से जितना ज्यादा हिपोक्रेटिक स्टेट जो है दुनिया में ना तो आज तक हुआ है नाविका, ना होगा। दे हैव एनाहिलेटेड कॉन्टिनेंट्स। देश की बात तो छोड़िए, इंटरनल मैटर की बात छोड़िए, अभी इनके सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर्स है चाइना और सऊदी अरेबिया, उनकी ह्यूमन राइट्स गिनाऊं मैं। पाकिस्तान इनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है, अभी इनकी नेवल एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान के साथ, और अब ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं। तो इनको कड़ा जवाब देना चलेगा। और इस मामले में मैं राशिद अल्वी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो भी मिडिल ईस्ट में 3 मिलियन 4 मिलियन अमेरिकन ने मुस्लिम मारे, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिस्टर बुश इंडिया लव्स यू, तो ऐसी चापलूसी ना करें, अपना देश आगे बढ़े, अपने देश को नॉन अलाइंड असली में मनाए, मुखौटा नॉन अलाइंड का ना पहने जैसे हमने 70s और 80s में पहना हुआ था कि दुनिया को हम नॉन अलाइंड कहते थे, लेकिन थे हम सोवियत यूनियन के वासाल स्टेट। राशिद अल्वी साहब जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर आनंद रंगनाथन को? देखिए मैं कहूँगा, दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, बिल्कुल उसकी आवाज़ उठनी चाहिए, वो सऊदी अरबिया में हो, चाइना में हो, अमेरिका में। और मैंने पहले कहा कि अमेरिका को कोई हक नहीं है हम पे उंगली उठाने का, अपने गिरेबान में झांक के देखे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हमें अपने बारे में भी विचार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा कांग्रेस के ज़माने में ऐसा होता था। मैं बहैसियत माइनॉरिटीज के मेंबर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर। देखिए, मैं बहैसियत माइनॉरिटी के एक मेंबर के आपसे बड़े अदब से पूछता हूं, कांग्रेस के ज़माने में होता तो आपने कहा कांग्रेस के ज़माने में होता है, आज बीजेपी के ज़माने में हो रहा है तो बीजेपी के ज़माने में हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। मैं किससे शिकवा करूं? आपसे कहूंगा, आप कहेंगे कांग्रेस के ज़माने में होता था, तो उसका शिकवा करूंगा तो कहेंगे बीजेपी के ज़माने में होता था। जो अभी 7 जगहों पे रामनवमी पे जो कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बगैर कानून के, किन लोगों पे चलाए जा रहे हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलते हैं इस मामले में? नहीं, मैं राशिद अल्वी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अप्रैल 2021 में, एक मिनट, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी थोड़ी याददाश्त ताजा कर दूं। 2021 के अप्रैल में निकोलस बर्न्स के साथ एक बैठक कर रहे थे राहुल गांधी, और आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने
कहा, आई डोंट हियर एनीथिंग फ्रॉम द यूएस एस्टैब्लिशमेंट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। यानी कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हाय हम मर गए, मोदी ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा इस पे, बचा लो हमें, क्योंकि हम देश की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो आपको हमारे बारे में कुछ कहना चाहिए। वो था राहुल गांधी का इंडिया। और आज जो हम देख रहे हैं जिसमें भारत जवाब दे रहा है अमेरिका, वो मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। सुशांत सरीन, क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए राशिद अल्वी साहब को? सुशांत सरीन जी। नहीं, राशिद अल्वी साहब को बहुत चीजों का जवाब देना चाहिए। मैं दूं इसका देखिए, जवाब? क्या भारत में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका में सब कुछ ठीक है? वो भी नहीं है ठीक। अगर अमेरिका भारत के बारे में कुछ बोलता है, ठीक है, हम भी वापस बोल देते हैं, वो भी ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो माहौल बनाया गया ना भारत में, अभी राशिद अल्वी साहब ने कहा कि देखिए रामनवमी के दिन 7 जगहों पे ये हुआ। ये क्या पहली बार ही हुआ है? और 70 और 80 के दशक में जो राशिद अल्वी जिस पार्टी में हैं और जिस पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, मुझे कोई ये बताए आंकड़े निकाल करके कि जो दंगे होते थे कांग्रेस के राज में 70, 80, 90 के दशक तक, और मैं आपको राइट आफ्टर राइट गिनवा सकता हूं, उसके ऊपर किताबें लिखी हैं, लेख लिखी हैं। उस समय किसी की नजर नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। अब यहां पर यह होता है कि अगर एक कोई छोटा मोटा भी कोई हादसा हो जाता है, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके इतना टेलीस्कोप लगा के उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जैसे पता नहीं कोई नरसंहार हो रहा है। क्या राशिद अल्वी साहब का नरसंहार हो रहा है? क्या दूसरी चीज मेरे देखिए नाविका, एक ही पैरामीटर है ये डिसाइड करने का कि किसी देश में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है या नहीं। क्या उस देश से एक रिलीजियस माइनॉरिटी का पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर राशिद अल्वी साहब मुझे ये बोले कि भारत से मुसलमान जो है वो इतना असुरक्षित फील करता है कि उसका पलायन शुरू हो गया है, तब तो मैं उनकी बात मान लूंगा। लेकिन मुसलमान यहां पर रहता है, क्रिश्चियन यहां पर रहता है, हर मजहब का आदमी इस देश में रहता है, मन मुटाव भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, वो सब चलता है, यहां पर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होना चाहिए, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताना और फिर उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बनाना और दुनिया भर में अपने देश को जलील करना, ये क्या ठीक बात है क्या? बिल्कुल। और इस तरह के हैशटैग चलते हैं, जैसे नरसंहार हो रहा है, इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। आशुतोष जी, ये हैशटैग्स आपने देखे? इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक, जीनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। जिनको आज तक कश्मीरी हिंदुओं का जीनोसाइड नहीं दिखा, उनको मुसलमानों का जीनोसाइड दिख रहा है इस वक्त, और ढिंडोरा पीटा जा रहा है सारी दुनिया में। अमेरिका के सुर में सुर मिलाकर कहा जा रहा है यहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। राहुल गांधी कहते हैं डेमोक्रेसी यहां खत्म हो चुकी है, और निकोलस बर्न्स और अमेरिका क्यों नहीं कुछ कहता, बचाता क्यों नहीं है हमें, हमारा देश तो बर्बाद है। आशुतोष जी, ये देश बर्बाद है? मैं कंगना रनावत की बातों से मैं नॉर्मली मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन कंगना रनावत की एक बात से मैं सहमत हूं, 2014 में भारत आजाद हुआ था। इससे एक बात से मैं सहमत हूं, भारत 2014 में आजाद हुआ है, और जो कुछ भी 2014 के बाद हो रहा है उसकी वजह से भारत का सिर पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ हुआ। और ये पता नहीं कौन लोग थे, क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, पता नहीं किस मुल्क के लोग प्रधानमंत्री थे। मैं अभी बड़े ध्यान से मैं जैन जी को सुन रहा था, उनके पिताजी का एक ट्वीट है, यशवंत सिन्हा जी का, 4 मार्च का ट्वीट है। He was CM of Gujarat for 12 years, has been PM for India for 8 years, yet he is still totally lacking in self-confidence. Otherwise, he would not have been so hungry for publicity and approval ratings as he is even today praised for me or be damned. मैं चाहूंगा कि जयंत सिन्हा जी को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। आशुतोष जी, मुझे बहुत प्रिडिक्टेबल लगा आपका, क्योंकि जयंत सिन्हा जी हमारे शो पर हैं, तो मुझे प्रिडिक्टेबल लगा कि आप कहीं ना कहीं से यशवंत सिन्हा जी का कोई ना कोई वक्तव्य, स्टेटमेंट निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी यहां जिंदा है, वो सचमुच जिंदा है।
एक परिवार में भी व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यशवंत सिन्हा जी ने, जो पहले इस व्यू के थे कि बीजेपी अच्छी पार्टी है इसलिए उसमें रहे। अब उनके व्यूज अलग हैं, अब वो तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं, अगर उन्होंने अब तक वो पार्टी बदली नहीं है तो। लेकिन आप इस पर गए, ये कितना प्रिडिक्टेबल एक्सरसाइज है। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और टिप्पणी करना इससे पहले कि मैं इसको एक पारिवारिक इशू बनाकर जयंत सिन्हा जी से जवाब लूं, आनंद रंगनाथन जी, आशुतोष जी को आज आप क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष जी मेरे बहुत प्रिय आशुतोष जी को भी आप, मुझे लगता है आशुतोष जी, मुझे लगता है आशुतोष जी आप बहुत सास बहू के सीरियल देख रहे हैं और एकदम घर में ननद वाला बिहेवियर कर रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी, आप जवाब दीजिए। Why not fair? जो बात अभी आप राहुल गांधी के बारे में कह रही थी, एग्जैक्टली यही बात मैं जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा की बातों को लाके कहना चाहता हूं। लोकतंत्र के अंदर विचार अलग अलग हो सकते हैं, यही लोकतंत्र है। अगर विपक्षी पार्टी कोई बात कहती है, आप उसको देश, लेकिन कुछ लोगों का लोकतंत्र ऐसा होता है, कुछ लोगों का लोकतंत्र ऐसा होता है कि दूसरी तरफ वालों को चूंटी ना काट लें तो कलेजे को ठंडक ही नहीं पहुंचती है। इसीलिए आशुतोष जी थोड़ा सा लोकतंत्र यहाँ भी चलने दीजिए, थोड़ा सा लोकतंत्र चलने दीजिए। आनंद रंगनाथन को थोड़ी सी टिप्पणी तो करने दीजिए, इतना तो करने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी, आपको समय दूंगी। जेएनयू का ही ख्याल रखते हुए मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। थैंक यू। नाविका, जैसे ही आशुतोष जी आए और जैसे ही मैंने जयंत सिन्हा जी को देखा यहाँ पे, मुझे लगा कि ये जरूर टिप्पणी करने वाले हैं, पर आपने एकदम ठीक कहा, ये तो एक तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाता है और ये शान की बात है कि मिस्टर जयंत सिन्हा अपने फादर से डिसएग्री करते हैं। और ये आशुतोष, इसमें बहुत सारे प्रोफेसर तथागत रॉय हैं बीजेपी के, जो कि गवर्नर थे मेघालय के, लेकिन उनके जो भाई हैं वो टीएमसी के नेता हैं बहुत बड़े। आशुतोष की इंटरनल डेमोक्रेसी क्या बात करो, इनके दो जो कुत्ते हैं चोकू बोकू, वो भी इनसे डिसएग्री करते हैं, तो वो बात रहने दीजिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं 2 बात रशीद अलवी बात की सीरियस उन पे कहना चाहता हूं कि रशीद अलवी साहब ने कमाल कर दिया। ये 7 इंस्टेंसेस बता रहे रामनवमी के और ये कह रहे हैं माइनॉरिटी परसिक्यूशन। मेरा तो सर घूम गया। नाविका, आपने और टाइम्स नाउ ने इतनी उस पर इन्वेस्टिगेशन करी है, करौली में और खरगांव में, वो सब हिंदू परसिक्यूशन थे। वो रामनवमी के प्रोसेशंस पे पत्थरमारी करी गई, वो माइनॉरिटी ने पत्थरमारी करी, उस पे आप रशीद अलवी साहब कह रहे हैं कि परसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा है। और जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी और इनके पूरे कोहॉर्ट्स ने वही अमेरिका से कहा था कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देना चाहिए। और एक बार मुझे एक ट्वीट या एक टिप्पणी दिखा दीजिए रशीद अलवी साहब राहुल गांधी की, जहां पे उन्होंने चाइना से कहा है कि 1.5 मिलियन मुस्लिम, आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन, 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में चाइना ने रखा हुआ है और उनको पोर्क खिला रही है, अल्कोहल पिला रही है, मास स्टेरिलाइजेशन कर रही है, उन 1.5 मिलियन मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनकी निंदा एक बार बता दीजिए अगर राहुल गांधी ने करी है, एक बार। राशिद अलवी साहब जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछूंगा, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है कि देश के प्रधानमंत्री की? अभी तो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री सारी जनता का होता है। मुझे तो ये याद है कि प्रधानमंत्री जब चाइना गए थे तो चाइना में बयान दे के आए थे कि मेरे आने से पहले मुझे शर्म आती थी भारतीय कहते हुए। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था। इससे इज्जत बढ़ी क्या देश की? क्या दुनिया के अंदर भारत की इज्जत बढ़ी? और आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के ज़माने में ऐसा होता था, वो भी गलत होता था। मैं कभी उसे जस्टिफाई नहीं करता हूं। अगर कांग्रेस के ज़माने में गलत होता था तो होता था, लेकिन अगर बीजेपी के ज़माने में गलत हो रहा है तो इसको भी आपको एडमिट करना चाहिए। परेशानी क्या? अलवी साहब, राशिद अलवी साहब, ये जो उइगर मुसलमानों की बात हो रही है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के समय में चाइना में इनके साथ इस तरह से नहीं हो रहा। ये राहुल गांधी जब पार्टी प्रेसिडेंट थे और यूपीए का दौर था, तब
भी ऐसा हो रहा था, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना राहुल गांधी जी का, ना कांग्रेस पार्टी का। हमारे देश में कश्मीरी हिंदुओं का जो मानव अधिकार है उनका हनन होता है, उनका हनन हो रहा है 32 सालों से, तो चुप्पी है। आप यासीन मलिक से गले मिल रहे थे, लेकिन आपको कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का कभी आपको महसूस ही नहीं हुआ। ये सवाल सुशांत सरीन नहीं पूछा जाना चाहिए? यासीन मलिक से अटल जी भी मिले थे, यासीन मलिक से अटल जी भी मिले थे। अटल जी मिले थे, लेकिन उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप नहीं बनाया था, और उस वर्किंग ग्रुप में हामिद अंसारी जैसे लोग, राशिद अल्वी साहब, हामिद अंसारी जैसे लोग यासीन मलिक के बोले हुए वाक्य उस वर्किंग ग्रुप में नहीं लिख रहे थे। समझिए, बात को समझिए। देश को आप भी जानते हैं, देश को मैं भी जानती हूं। इतिहास हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इतिहास भुलाना चाहते हैं, रोज नई नसीहत देना चाहते हैं, और हम इतिहास का आईना हमेशा आपके चेहरे के सामने लाते हैं। सुशांत सरीन जी, मैंने एक भी बात गलत कही हो तो आप राशिद अल्वी साहब को बता दें। नहीं, देखिए राशिद अल्वी साहब, ये जो सेक्युलरिज्म के जो ये सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, यही वाले सर्टिफिकेट थे जिन सर्टिफिकेट को JKLF को भी बांटा गया था 1990 के दशक में। बहुत सारे लोग यहाँ पर, और खास तौर पर एक तबका, ये आर्ग्यू करता था कि JKLF के जो लोग हैं वो बड़े सेक्युलर लोग हैं। उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, कश्मीरी पंडितों का बलात्कार किया, उनको वहां से पलायन करवाया, लेकिन यहां पर दिल्ली में बैठ के ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं वो ये बयान बनाते थे कि वो बड़े सेक्युलर लोग हैं। तो प्लीज, मुझे तो ये जो सेक्युलर शब्द है इतना अच्छा शब्द है, लेकिन अब नफरत होनी शुरू हो गई है कि किस तरीके से इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और ये हमारे यहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर राशिद अल्वी साहब की एक पार्टी है राजस्थान में, अगर करौली में आपके यहां पर एक दंगा होता है और आप दंगाइयों के साथ हैं, आप दंगे को रोकते नहीं है, आप उनके प्रोत्साहन करते हैं, आप उनको वहां पर जाके दंगा करने के लिए उकसाते हैं, ये आप सरकार चलाते हैं, और फिर आप मुझे नसीहत देते हैं कि सेक्युलरिज्म की नसीहत देते हैं आप मुझे। भाई कि यार कमाल ही हो गया कि किस तरीके से एक शब्द का जो, और मैं बिल्कुल यकीन मानो नाविका, मैं मानता हूं कि कोई भी मॉडर्न नेशन स्टेट, कोई भी एक नई रियासत जो आजकल के जमाने में एक रियासत को चलना है, किसी भी रियासत को, वो सिर्फ सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर ही चल सकती है। मजहबी रियासत जो है वो फेलियर होगी, मैं तो ये मानता हूं ये। लेकिन मैं ये जो इनकी परिभाषा है ना सेक्युलरिज्म की, जो हम करें वो सेक्युलरिज्म, जिस परिभाषा में शिवम शुक्ला पर गोली चलती है, लेकिन एक आंसू नहीं बहता किसी का, सिर्फ ये कहा जाता है कि मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। जहां करौली में हिंसा होती है, जो कांग्रेस रूल स्टेट है, वहां मतलूब अहमद फरार रहता है, 13 दिन तक फरार रहता है, लेकिन सवाल नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। ये कैसा सेक्युलरिज्म है राशिद अल्वी साहब, समझा तो दीजिए। देखिए, ये सेक्युलरिज्म ऐसा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जापान गए और उन्होंने वहाँ पे गीता भेंट की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे कहना पड़ता है कि मेरे देश के सेक्युलर लोगों पर बड़ी परेशानी हो रही होगी, बहुत क्रिटिसाइज मुझे करेंगे। इसका मतलब मोदी जी सेक्युलर नहीं है और ना सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं, इसलिए उनके चाहने वाले राहुल गांधी जी सेक्युलर है क्योंकि वो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व इज द रिलीजन ऑफ हेट। ये राहुल गांधी कहते हैं, इसलिए वो सेक्युलर हैं। जय श्री राम इज अ वॉर क्राई, यानी कि युद्ध का दहाड़, युद्ध की दहाड़ है ये है सेक्युलरिज्म। क्यों जयंत सिन्हा जी, क्या ये है सेक्युलरिज्म? बिल्कुल नहीं नाविका जी। और देखिए, आज जिन विषयों पे चर्चा की जा रही है, एक तो आपकी बड़े परेशानी गंभीर विषय हैं, और इसलिए मैं सब जो और इस पे पैनल पे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि इन गंभीर चर्चों में आप बचकानी हरकतें न करें, तू मैं न करें।
प्रश्न हमारे सामने गंभीर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में ठोस और सही कदम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और अगर हम ये कदम ले रहे हैं तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, विपक्ष देश हित में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज जो भारत की प्रतिष्ठा है, आज जो भारत की स्टैंडिंग है विश्व में, वो हमने कभी पहले नहीं हम लोगों ने हासिल की है। ये हम लोगों ने इसलिए हासिल की है क्योंकि हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखा है, हमने अपने को और मजबूत दुरुस्त बनाया है, और जो हमारे हित हैं उनको हम लोगों ने बहुत मजबूती से, जैसे माननीय विदेश मंत्री जी ने अभी वॉशिंगटन में किया, बड़ी मजबूती से हमने सबके सामने रखा है। और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि आज के समय भारत को आप गलत सलत दबाव बनाकर आप इधर उधर नहीं धक्का दे सकते हैं। भारत जो है सही जो भी उसके हित में होगा वो करेगा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब जब हम अपने विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष की जो बातें, जैसे नाविका जी आपने बताई कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ने क्या क्या उन्होंने बातें रखी हैं, उनका कोई तर्क नहीं है, वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं और वो देश के जो हित हैं उनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये मैंने कई बार उनको सदन में देखा है कि जब उन्होंने भाषण दिए हैं, तर्कहीन भाषण आते हैं, और ये देश के लिए और देश के जो हित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कोई ना उनको कामयाबी मिलेगी, ना जनता इसे स्वीकार करेगी, ना सिर होता है ना पैर होता है और उनकी बातों में और हमारे विपक्ष के साथियों की बातों में। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, विनम्र मेरा निवेदन होगा, मैं भी सदन में बैठता हूं, मैं भी मीडिया के प्रोग्राम देखता हूं, कि आप अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो कुछ तर्क के साथ रखिए, कुछ तत्वों के साथ रखिए, जिसमें कोई हम लोगों का कुछ फीडबैक मिले, कुछ हम लोगों को बात मिले। लेकिन जो तर्कहीन बातें होती हैं, इतनी लॉजिकल होती हैं, इससे सिर्फ हमारे दुश्मन को फायदा हो रहा है, देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और राशिद अल्वी साहब, आपने कहा आप लोगों की परेशानी क्या है, आप जो कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल समझ रही हूं, आपका इशारा किस तरफ है मैं वो समझ रही हूं, क्योंकि आप समझते हैं कि मीडिया की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, टाइम्स नाउ नवभारत की प्रॉब्लम है। मैं बड़ी ही इज्जत से, विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगी कि भाई साहब, परेशानी आपकी है, आप देश के हर प्रांत से मिटते चले जा रहे हैं। आपसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचारधारा सही करिए, देश का निर्माण करना है तो हम सब ने मिलकर करना है, लेकिन जहां सच्चाई हो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने विचार दुनिया में ये बताकर कि भारत बस नष्ट होने वाला है, ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि देश देश होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। अगर कंगना ये कहती है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ तो मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन 2014 के बाद चीजें बदली जरूर हैं और इसे कोई भी नकार नहीं सकता। मेरा नजरिया इस पूरे मामले पर बस यही कहने के लिए है कि न्यूट्रल ना रहें। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि हम अपनी आंतरिक मामलों पर किसी को ना बोलने दें। देश की बात आए तो फिर कोई भी बात उससे ऊपर नहीं हो सकती। हमारे ऊपर कोई दबाव बना ही नहीं सकता। देश के अंदर आलोचना जरूर करें, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के मोहरे ना बन जाएं। इस डिबेट में बस आज इतना ही कहना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि भारत का सर ऊंचा रहा है और रहेगा। भारत के लिए खड़े होइए, बनाइए एक नव भारत, लेकिन अपनी बातों से बाहर गैर मुल्कों को कम से कम ताकत देने का काम मत करिए। बस ये डिबेट यहीं तक। आगे मैं आपको खारगोन लेकर चलती हूं, वहां से आई तहकीकात एक के बाद एक आपके सामने रखना चाहती हूं। देश भर में रामनवमी की यात्राओं पर पथराव के आज 4 दिन हो गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या ये पथराव संयोग नहीं प्रयोग थे, क्या हिंसा के पीछे कोई साजिश थी। टाइम्स नाउ नवभारत के मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा की कुछ नई तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें इस आशंका को मजबूत करती हैं कि हिंसा अचानक नहीं हो गई, बल्कि इसकी प्लानिंग की गई थी,
आइए आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूं। एक नहीं, दो नहीं, कई वीडियो हैं, देखिए। देखिए कैसे एक भीड़ सड़क पर बेकाबू है। लगातार पत्थर उछाले जा रहे हैं। भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे पर नकाब है। करीब 3 मिनट तक ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद सीसीटीवी का कैमरा तोड़ दिया गया। ये वीडियो गौशाला इलाके में शीतला मंदिर के पास का है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए हुए है और दूसरे के हाथ में बंदूक है। वीडियो में पत्थर बरसाती गली के अंदर दाखिल होती दिखती है। ये भाटवाड़ी इलाके की तस्वीर है। अब दूसरे वीडियो में जो आपने देखा उसे 1 घंटे बाद वहीं पर भीड़ के हमले का तीसरा वीडियो भी सामने आया है। इस बार 20 से 25 की संख्या में उपद्रवी थे। रामनवमी के दिन खरगोन में हुई हिंसा का ये चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो में पेट्रोल बम से धमाकों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। उपद्रवी घरों पर पेट्रोल बम फेंकते देखे जा रहे हैं। ये वीडियो खरगोन के तालाब चौक के पास का है। इस वीडियो में रामनवमी की यात्रा पर पत्थर फेंके जाने को देखा जा सकता है। खरगोन की हिंसा में शिवम नाम के एक लड़के को बुलेट इंजरी हुई है। शिवम इंदौर अपोलो में भर्ती है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने शिवम के मामा और उनके भाई मंथन से बात की थी। आइए सुनिए क्या कहता है शिवम का परिवार, उस रात को क्या हुआ था। मध्य प्रदेश के खरगोन में घायल हुआ शिवम शुक्ला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका परिवार इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि रामनवमी के दिन उनके घर किस तरह की विपदा पड़ गई। राम की यात्रा के खिलाफ नफरत की गोली शिवम को क्यों लगी, इसका जवाब इस वक्त पूरे भारत को चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिवम के पिता सुरेंद्र जोशी जी और उनके भाई मंथन जोशी, दोनों मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंथन बेटा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपका भाई शिवम कैसा है और किस स्थिति में है? डॉक्टर इस वक्त क्या कह रहे हैं? अभी शिवम की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। वैसे वो मेरे बुआ जी का लड़का है। शिवम शुक्ला नाम है उसका पूरा, और वो यहीं पर हमारे घर पर ही रहता था पढ़ने के लिए। और अभी उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और डॉक्टर ने अभी भी वो आईसीयू में ही है। आपने बात करी शिवम से? कोई बात हो सकी? वो बात कर पा रहा है? नहीं, अभी वो होश में नहीं है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद उसे जब यहाँ से इंदौर रेफर किया गया था, जब वो बीच रास्ते में बेहोश हो गया था, तब से अभी तक होश में नहीं आया। उसे गोली लगी है। कहाँ, कब, कैसे, किन परिस्थितियों में गोली लगी मंथन बेटा? जब यहाँ हमारे एरिया में एक मॉब ने पूरे स्टोन फेल्टिंग करते हुए वो लोग फायर भी कर रहे थे और पेट्रोल बम थे उन लोगों के पास और उनके पास तलवारें वगैरह थी। ये सब लेकर के वो लोग हमला कर रहे थे। उसी में शिवम घायल हुआ है और उसके बाद उसको इमीडिएटली हम लोग यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोकल, वहाँ पर हम उसको लेके गए और वहाँ से फिर उन्होंने प्राइमरी चेकअप के बाद उसको इंदौर रेफर कर दिया था। मुझे ये बताइए, शिवम के साथ उस वक्त आपके परिवार से कोई और भी था इस रामनवमी के जुलूस में जो यात्रा निकल रही थी? परिवार से तो कोई नहीं था, क्योंकि मैं हिंगलाज माता मंदिर का पुजारी भी है हमारा परिवार। हम लोग वहाँ के केयर टेकर भी ये सब कुछ देखते हैं। तो और नवमी होने के कारण माता जी की आरती और नवमी के दिन भंडारा भी होता है।
तो उसी की तैयारी में हम सब लगे हुए थे। और शिवम और उसके दोस्त लोग और हमारा पूरा मोहल्ले के लोग, सभी लोग उसी तैयारी में भी लगे हुए थे। तो उसके साथ उस समय परिवार का कोई व्यक्ति तो नहीं था, पर जैसे ही वो मैं उस क्षेत्र के आसपास ही था जहाँ पर ये अभी, मतलब मेरे घर के आसपास ही था जहाँ पर ये हुआ है, और जैसे ही हुआ सबसे पहली सूचना मुझे ही लगी थी। और आपके साथियों ने, जिन्होंने आपको सूचना दी, उन्होंने क्या बताया, क्या हुआ था उस दिन? उन्होंने बताया कि शिवम तो नॉर्मली भंडारे की तैयारी वगैरह होने के बाद सब बच्चे जो खड़े रहते हैं वहाँ पर खड़े हुए थे बच्चे, उधर से पथराव चालू हुआ। तो शिवम थोड़ा सा बातचीत करते हुए इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, ताकि उसे मालूम नहीं पड़ पाया कि एकदम से पथराव चालू हो गया। सब लोग भागे तो वो वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसका मुंह उल्टी तरफ था। उतनी देर में उस पर हमला हो गया और ये सारी घटना हुई। हमला करने वाले लोग कौन थे, क्या था उनके हाथों में, कुछ पता चल पाया है? पथराव, वो लोग पत्थर और जानलेवा हथियारों से हमला कर रहे थे, बंदूकें भी थी उनके हाथों में, पर कौन लोग थे इस पर मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। बेटा, शिवम को गोली लगी, कहाँ लगी, और इसके बारे में कोई डिटेल आपको पता चल पाया उस वक्त जो लोग शिवम के साथ थे? उन लोगों का भी यही कहना है कि उसके जो फ्रेंड लोग हैं उनका भी यही कहना था मुझे कि भैया पत्थर भी चल रहे थे सामने से, गोलियां भी चल रही थी, ये जैसे ही गिरा है तो जब ये लोग उसको उठा के लेकर के आ रहे थे तो भी कुछ लोग इनके पीछे तलवार लेकर के दौड़े हैं। अच्छा। और उसके बाद डॉक्टर की जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में मुझे अभी डिटेल में पता नहीं है, तो मैं कुछ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, और आप अगर शिवम के पिताजी सुरेंद्र जी से पूछें तो उनका क्या कहना है, क्या हुआ? ये मामा जी हैं उनके, थोड़ा सा वो शायद जी सुरेंद्र जी बता पाए अगर? ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं, ठीक है। उनसे आप अगर सिर्फ इतना पूछ के बता दें कि कुछ पता चला और पुलिस ने उन्हें क्या कहा है इस वक्त, उनका कोई स्टेटमेंट लिया है उनका या उनकी बहन का, यानी कि शिवम की माता जी का, पिताजी का, कुछ बता सकें हमें? उस समय पे ये जो घटना, उसके बाद पुलिस ने आपसे कोई स्टेटमेंट लिया या फिर कुछ आपसे जानकारी ली है? अभी पुलिस के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, कोई जानकारी उन्होंने नहीं ली है। पुलिस तो रात को 1 बजे बाद आई है एरिया में, उसके पहले कोई पुलिस वाले भी नहीं इधर आए। तो ये यहाँ पर ये जो वाकया हुआ, ये कितनी देर चलता रहा बेटा मंथन? ये कितनी देर चलता रहा यहाँ पर खरगोन में? ये मैम आई थिंक 30 से 40 मिनट तो चला होगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको शुरुआत में ही जब ये चीज़ शुरू हुई तभी शिवम घायल हो गया था। हम इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुँचे, उतनी देर में हमारे पास फ़ोन आने लगे कि जो भी उपद्रवी क्षेत्र के अंदर घुस चुके हैं। तो उन्होंने मेरे घर के कांच तोड़ दिए, मेरे घर के सामने 3 घरों के दरवाजे तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की है, एक घर की गाड़ी चला दी है, एक घर को तोड़ फोड़ कर दिए पूरी। मतलब वो परिवार बस भगवान की कृपा से बचे हैं, बस मतलब क्या कहिए। तो क्या कह रहे थे ये लोग? इनका मोटो क्या था मैं तो नहीं बता सकता, बट इनका चिल्ला रहे थे कि मारो मारो, रेप करो, और वो तो वीडियोस आपने भी देखी ही होगी, इसमें ये लोग खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि इनका रेप कर दो, मारो मारो, और भगवान के बारे में गंदी गंदी बातें। शिवम की माता जी और उनके पिता का क्या हाल है? उनके परिवार में सब इस वक्त कहाँ पर है? शिवम की माता, मम्मी पापा मतलब मेरे बुआ फूफा जी, वो लोग बड़वानी के पास निसरपुर में रहते हैं। अभी
वो लोग भी हार्ट पेशेंट है, तो उनको पूरी जानकारी हम लोगों ने उसी हिसाब से दी है। पर उनकी भी स्थिति ठीक है, उन्होंने देखा है बच्चे को एक बार। आप लोग वो भी खेती करते हैं, उसके पिताजी। आप लोग क्या चाहेंगे, जो जिन लोगों ने शिवम पर इस तरह का हमला किया, उन्हें किस तरह की सजा होनी चाहिए? उन्हें तो जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो कठोर से कठोर सजा दे सकता हो वो देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया। पर मुझे यकीन है कि एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्शन लेगी और सही साठ बदला लेगी। मुझे पूरा यकीन है स्टेट गवर्नमेंट पे। मंथन जी, आप जब मिले शिवम से तो उन्हें टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और इस देश में जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी अपनी शुभकामनाएं शिवम को, उनके परिवार को और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। आप ज़रूर उनसे कहिएगा कि जल्दी से अच्छे हो जाएं। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल। थैंक यू मंथन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट।